हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर के स्टडी। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो, इंडियन ऑयल का आपका एग्ज़ाम है, पाइपलाइन का है 21 को डेट आ गई है। ठीक है, अब रिफाइनरी की बात रही है। रिफाइनरी का जो एग्ज़ाम होगा वो थोड़ा या फिर 22 को 21 के बाद हो सकता है, मे बी, मतलब अभी कुछ पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम 21 को हो रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, सभी लोग। तो 21 को तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि अभी रिफाइनरी का तो अभी अभी आया नहीं है कुल मिला के। ठीक है, पाइपलाइन का आ गया है, तो पाइपलाइन का आप देख लेना। बाकी देखो, यहाँ पे हम देखते हैं पार्ट 12। ठीक है, पार्ट 12 देखते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल ये लिखा हुआ है। ठीक है, डिप्लोमा मैकेनिकल की हम यहाँ पे वीडियो मतलब क्वेश्चन करेंगे। टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, सभी लोगों को सपोर्ट करना है, हमारे चैनल को, एमआर के स्टडी को सब्सक्राइब करना है सभी लोगों को। ठीक है, और बाकी चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, आंसर साथ में बताते रहना है। ठीक है, और बाकी समझाने की बात रही वो मैं समझा दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो बताइए, यहाँ पे सभी लोगों को आंसर बताना है। द फेलर ऑफ द मटेरियल ड्यू टू साइक्लिक लोड इज नॉन एज, मतलब कह रहा है कि कोई भी चक्रीय लोड के कारण सामग्री विफलता कहलाती है। चक्रीय लोड जो होता है ना, चक्रीय लोड, ठीक है, जैसे साइक्लिक लोड होता है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई लोड जिसमें बार बार लोड लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए। बताइए भाई, सभी लोगों को बताना है, आंसर बताइए सभी लोग, और सभी लोग प्लीज शेयर कर दिया करो। देखो, मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, 5 या फिर 10 लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। करीबन करीबन आप तो 30 से 40 लोग तो जुड़ जाया करो ना, कैसे भी करके। ठीक है, 30 से 40 लोगों को शेयर कर दिया करो। एक बार तुम सोच के देखो, आप सभी लोग मतलब 500 लोग देखते हो मान लो। ठीक है, 500 लोग अगर एक बार अगर आप सभी लोग ये किसी ग्रुप में शेयर कर दो या फिर अपने फ्रेंड को शेयर कर दो, तो मेरी भी तो हेल्प हो जाएगी इसमें। हाँ, मैं आपके लिए कुछ, मतलब मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, टाइम निकालता हूँ कैसे भी करके, तो आप भी तो सोचा करो ना थोड़ा बहुत। चलिए, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? यहाँ पे आंसर होगा फटीग। ठीक है, फटीग बोलेंगे। यहाँ पे कोई भी जैसे चक्री लोड लग रहा है, जैसे आपका कोई भी है, कोई भी फंक्शन है, मशीन का कोई पार्ट है, मशीन का कोई पार्ट है। ठीक है, ये जैसे मान लो कोई भी पार्ट है, ये बार बार इधर लग रहा है, इस जगह पे लग रहा है, बार बार ऐसे करके टू एंड फ्रो कंडीशन में लग रहा है इस तरीके से, तो हम इसको फटीग बोलेंगे। ठीक है, फटीग लोड बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और साइक्लिक लोड बहुत बहुत होते हैं, जैसे मान लो कोई इम्पैक्ट लोड, बार बार इम्पैक्ट लोड लग रहा है, वाइब्रेशन के थ्रू लग रहा है कोई भी लोड। ठीक है, तो इस तरीके का हम फटीग बोलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, और सभी को आंसर बताना है, सभी को लाइक कर देना है वीडियो को। ठीक है, मेहनत लगती है सभी चीज़ों की। और पीडीएफ, देखो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। मैं पीडीएफ 2 या 3 दिन बाद अपलोड करता हूँ, मैं एकदम से पीडीएफ अपलोड नहीं करता, क्योंकि मेरे व्यू फिर कम हो जाएंगे, आप समझते हो। ठीक है, समझदार हो, इसलिए कह रहा हूँ आपसे। देखो, व्हेन ए डायमेंशन इज स्पेसिफाइड एज ए 20 mm प्लस, अपर लिमिट है ये, और नीचे ये लोअर लिमिट है। ठीक है, द टॉलरेंस प्रोवाइड इज, तो टॉलरेंस आपको पूछ रहा है। सभी लोग बताइए टॉलरेंस होता क्या है। टॉलरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होता है ना। तो देखो, अपर लिमिट तो ये है और लोअर लिमिट है। अब क्या करोगे आप, टॉलरेंस में अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दोगे, तो ये आंसर गलत निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो करते कैसे हैं इसको, आंसर बताइए सभी लोग, क्या आंसर होगा इसका? नहीं पता? ठीक है, बताओ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, देखो मैंने इसको करके रखा है पहले से, मैं बस सिर्फ आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। मैं एक ही चीज़ बताता हूँ। देखो, ये 20 है, ये 20 है जो बेसिक साइज है, इसको क्या बोलेंगे, बेसिक साइज। इसके ऊपर जो लिखा है पॉजिटिव में, इसको हम बोलेंगे अपर लिमिट। ठीक है, और नीचे जो लिखा है निगेटिव में, उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ये चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है, ये जो डेटा है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर वाला क्या होता है, सीधे पूछ लेता है, नीचे वाला क्या होता है, ये निगेटिव में लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, ये बीच वाला जो हो गया, ये बेसिक साइज होता है, कोई भी शाफ्ट की बात करेंगे या फिर हम होल की बात करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब टॉलरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ठीक है, अब करेंगे क्या, जो जो 20 है ना, अब अपर लिमिट कैसे निकालेंगे वो हम ध्यान से देखो, पहले चीज़ें ध्यान से देखो। अपर लिमिट निकालेंगे कैसे, अपर लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बेसिक साइज है ना, उसमें अपर लिमिट जोड़ देंगे। तो 20 प्लस, आप 20 में 0.00 और 0.020 ये जोड़ोगे ना,
तो ये आ जाएगा 20.020। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कुल मिला के जब अपर लिमिट हम निकालते हैं तो इसमें से ये वाला डेटा जोड़ लेते हैं, प्लस का है तो, ठीक है। और लोअर लिमिट निकालेंगे तो ये वाले डेटा में से ये माइनस कर देंगे, तो ये 19.0990 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तब हम निकालेंगे टोलरेंस, तो ये 20.0020 में से 19.990 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा अपना 0.03। ठीक है, इसमें से इसको घटाया 0.03 आ गया। ठीक है, 0.03। अब भाई इसमें ये तो आंसर है नहीं, एमएम में दे रखा है, ये तो एमएम में, लेकिन वो माइक्रोन में पूछ रहा है। अब देखो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये इसमें भाग दे दूंगा मैं, इसमें ये वाला ये इसको भाग दे दूंगा तो 30 माइक्रोन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तभी इसका आंसर है 30 माइक्रोन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्ट अगर वो सीधे सीधे एमएम में पूछता तो कोई दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, 30 माइक्रोन, तो एमएम में पूछता तो 0.03 वही आंसर आ जाता सेम। माइक्रोन उसने माइक्रोन में पूछ रखा है, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, सभी को आंसर बताना है साथ साथ में, सभी लोग आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस टू परमिसिबल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस टू अपॉन अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस शियर स्ट्रेस। बताइए क्या आंसर रहेगा। देखो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस, मतलब अंतिम विकृति अपॉन अनुमति विकृति। ठीक है, और विकृति जो होती है डेल्टा अपॉन एल होती है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। ठीक है, ध्यान रखना, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ऑर्डिनल लेंथ होती है विकृति। चलिए ये क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए, द एंगल ऑफ एक्जिमे थ्रेड। एक्जिमे थ्रेड बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक्जिमे थ्रेड का एंगल कितना होता है। ठीक है, और ये जो लीड स्क्रू है ना, लीड स्क्रू ऑफ क्या, लेथ मशीन जो होती है उसके लीड स्क्रू होता है, उसमें एक्जिमे थ्रेड का यूज होता है। अब बताइए एक्जिमे थ्रेड का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 होता है या फिर 29 होता है, 47.5 होता है, या 45। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 डिग्री। ठीक है, 29 डिग्री का होता है, ऐसे करके एंगल जो बना होगा। ठीक है, तो ये 29 का होता है ये एंगल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कुछ एंगल है, मैं आपको बता दूं सीधे सीधे। देखो यहाँ पे होता है एक्जिमे थ्रेड 29 का होता है, बटरस थ्रेड होता है 45 का एंगल होता है, स्क्वायर थ्रेड होता है 0, मतलब या फिर इस तरीके से होती है, स्क्वायर का मतलब होता है ऐसे करके होगी। ठीक है, 90 दे रखा हो तो 90 आप लगा सकते हो, मैं लेकिन 0 इसका होगा, बाकी 90 भी देता है इसका। ठीक है, ये इस तरीके से तो एंगल तो 0 होगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल निकालोगे आप इस तरीके से 0 ही होगा। ठीक है, बाकी देखो BSW मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ, इसका होता है 55 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस नहीं 55 डिग्री है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड इन स्टीम इंजन आर यूजली कनेक्टेड बाय मींस ऑफ। बताइए भाई, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बताइए क्या होगा, भाप वाले इंजन में पिस्टन रॉड क्रॉस हेड आमतौर पर निम्न की सहायता से जोड़े होते हैं। बताइए भाप वाला जो इंजन होता है उसमें जो पिस्टन रॉड होती है वो क्रॉस हेड से कैसे जुड़े होते हैं। बताइए क्वार्टर जॉइंट से, या फिर नकल जॉइंट से, बॉल जॉइंट से, या फिर यूनिवर्सल जॉइंट से। ये सारे जो जॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार एक्सएससी जेईई में पूछे गए हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्वार्टर जॉइंट। ठीक है, क्वार्टर जॉइंट, तो देखो क्वार्टर जॉइंट होता क्या है, इस तरीके से ये बना हुआ है। ठीक है, ये जॉइंट बना हुआ है, इसके बीच में जो इस तरीके से जो डला हुआ है उसको बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है, और ये होता है ना स्पिगॉट। ये जो भाग है, ये वाला भाग देखो ध्यान से देखो, ये वाला जो भाग है इसको हम स्पिगॉट बोलेंगे, और इधर वाला जो भाग है इसके अंदर फंसेगा, इसको क्वार्टर को लगा के जो फंसेगा, ठीक है, ये वाला भाग, तो इसको हम सॉकेट बोलेंगे। तो देखो
ये वाला स्पिगोट है, ये क्वार्टर है, और इसको सॉकेट बोलेंगे इधर वाले को। ठीक है, इस तरीके से दो भाग को जोड़ा जाता है बीच में सॉकेट लगा के। समझ में आ गया? अरे देखो, थोड़ा सा 1 मिनट देखना, इस तरीके से बना हुआ है ये। मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ। इस तरीके से बना हुआ मान लो, ठीक है। और अंदर क्या होता है, ये इस तरीके से जॉइंट होता है। अब यहाँ पे इस तरीके से इसको स्पिगोट लगा दिया इसमें, इस तरीके से। बस दोनों जॉइंट, ये वाला जॉइंट और ये वाला जॉइंट दोनों जुड़ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। सभी लोगों को आंसर बताना है। क्या है? वाइल ट्रांसमिटिंग पावर थ्रू ए शाफ्ट इज यूज टू होल्ड एंड सपोर्ट द शाफ्ट। मतलब कह रहा है एक शाफ्ट के माध्यम से शक्ति अंतरण के दौरान शाफ्ट को पकड़ने एवं सहायता देने के लिए उपयोग लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके IOCL रिफाइनरी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, और ज़्यादातर चांस रहते हैं इंटरव्यू में पूछते हैं ये। ठीक है, बताइए क्या होगा यहाँ पे? पुली होगा, या फिर गियर होगा, या फिर बियरिंग होगा, या फिर बेल्ट होगा? देखो, गियर होता है ये जो गियर है, एक एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है गियर। बेल्ट भी यही होता है। ठीक है, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे क्या करते हैं, बेल्ट के द्वारा पावर ट्रांसमिशन करते हैं, ये होगी बेल्ट, बेल्ट ड्राइव। ठीक है, ऐसे पुली का कार्य क्या होता है? पुली है ये, ठीक है, रस्सी इस तरीके से जा रही है और इस तरीके से हम कुआं में पानी भरते हैं। ठीक है, तो ये पुली क्या करती है? पुली भी एक रोटेटिंग एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है बियरिंग। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, वाइल ट्रांसमिटिंग पावर थ्रू ए शाफ्ट इज यूज टू होल्ड एंड सपोर्ट द शाफ्ट। मतलब शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और होल्ड करने के लिए ये बियरिंग का यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बियरिंग। तो बियरिंग होती हैं, ठीक है। जनरल बियरिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, अभी मैं कराऊंगा। जनरल बियरिंग है, एक रोलर बियरिंग है। ठीक है, रोलर बियरिंग है। तो पूछा जाता है जनरल बियरिंग किस लिए यूज़ की जाती है, रोलर बियरिंग किस लिए यूज़ करी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये रोलर बियरिंग है। कौन सी रोलर? इसके अंदर जो बॉल्स बनी है, या फिर बॉल बियरिंग बोलेंगे इसको, बॉल बियरिंग। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बॉल जो होती हैं बॉल बियरिंग में किसकी बनी होती हैं? तो क्रोम स्टील की बनी होती हैं। ठीक है, क्रोम स्टील, ये याद रखना, जो बॉल बनी होती हैं क्रोम स्टील की बनी होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। सब आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंडियन ऑयल में पूछे गए हैं, पाइपलाइन का हो चाहे रिफाइनरी का हो, दोनों के लिए। देन द बियरिंग करेक्टरिस्टिक नंबर इज गिवन बाय। बियरिंग करेक्टरिस्टिक मतलब बियरिंग की जो अभिलक्षणिक संख्या है वो आपको बताना है क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुमको थोड़ा याद करने पड़ेंगे। क्योंकि देखो मैं बता दूं आपको, कुछ क्वेश्चन हमें रट्टा मारने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, कुछ हम समझ जाते हैं। ऐसा ना कि आप बियरिंग पढ़ोगे डिटेल में जाके तब चीज़ें समझ में आएंगी। वो बियरिंग का बहुत बड़ा चैप्टर है, ये नहीं है कि छोटा सा चैप्टर। जब आप इंडियन ऑयल में जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि बियरिंग है क्या एक्चुअल में। बियरिंग बहुत सारे टाइप की होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे करेक्टरिस्टिक होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, तो देखना पड़ेगा आपको। तो बियरिंग करेक्टरिस्टिक है वो है Zn/P हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर उसका हो जाएगा। आपको याद करना है, बियरिंग करेक्टरिस्टिक आ जाए तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। ठीक है, बियरिंग करेक्टरिस्टिक, तो देखो ये बियरिंग करेक्टरिस्टिक्स कभी आ जाए तो ये सारे होते हैं। Zn/P हो गया, या फिर D/C भी आ सकता है ऑप्शन में, L/D। तो ज़्यादातर जो आता है वो Zn/P ही आता है। ये सारे बियरिंग के करेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं हम 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज यूज फॉर बियरिंग लीनियर। मतलब कह रहा है बियरिंग लाइनर के ऊपर उपयोग में आता है। ठीक है, क्या आता है? ब्रास आता है, ब्रॉन्ज आता है, गन मेटल आता है, फिर बेबड मेटल आता है। ये आपको मतलब बताना है। तो बियरिंग लाइनर क्या होती है? देखो ये आपकी बॉल वो है, जनरल बियरिंग है। ठीक है, जनरल बियरिंग के ऊपर ये आपको येलो कलर का दिख रहा है ना इस तरीके से सरफेस, ये बियरिंग लाइनर कहते हैं इसको। ठीक है, कहते हैं बियरिंग लाइनर होती हैं। ये क्या होती हैं? बियरिंग लाइनर। ठीक है,
ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक। अब किसकी बनी होती है ये आपको बताना है, तो ये बनी होती हैं, जल्दी जल्दी बताओ आंसर, सभी लोग आंसर बताया करो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो बेबिट मेटल की बनी होती हैं, बेबिट मेटल, ठीक है। अब बेबिट मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है बेयरिंग के लिए, वो आपको मैं बता दूं बेबिट मेटल होता क्या है। देखो बेबिट मेटल यहाँ पे हम देखते हैं, बेबिट मेटल जो है ना इसमें जो लगा हुआ है वो SN एंटीमनी 18% वो सॉरी 88% होती है, 88% होता है एंटीमनी होती है, 8% होता है कॉपर, ठीक है। ये याद रखना, इसका मेटल पूछा था कि बेबिट मेटल किसका होता है, ठीक है, और किस लिए यूज होता है। ये आता है यूज उसमें क्या कहते हैं बियरिंग में सबसे ज्यादा। ड्यूरेलेमन है जो आपको, ड्यूरेलेमन में क्या है आपको आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ देखो ड्यूरेलेमन, तो ये वो वाला गलत था थोड़ा। ड्यूरेलेमन यहाँ पे जो है ना वो है एल्यूमिनियम 64% होता है, कॉपर होता है 3%, मैग्नीशियम में होता है 2% और मैग्नीज होता है 1%, ठीक है ड्यूरेलेमन। और ड्यूरेलेमन जो यूज़ होता है वो मैं आपको क्लियर बता दूँ, वो एरोप्लेन होता है ना उसकी जो बॉडी होती है उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ड्यूरेलेमन बहुत हल्का होता है, एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कुछ मेटल का कंपोजिशन और बता दे रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपकी हेल्प हो जाए अच्छी तरीके से। देखो मुंज मेटल, अभी अभी SJVN करके कुछ एग्जाम था उसमें आया था सीधे सीधे कि मुंज मेटल क्या होता है। मुंज मेटल का जो कंपोजिशन है वो आपको सीधे पूछा था। मुंज मेटल का कंपोजिशन होता है 60% कॉपर होती है, 40% होता है जिंक, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो इसमें होता क्या है कि मुंज मेटल और ब्रास ये सेम कंपोजिशन, देखो कॉपर उसमें कितना 60% है और इसमें कॉपर कितना 70% है, इसमें जिंक 40% है, इसमें जिंक 30% है। बस क्या कर रखा है कि जिंक उसमें 40% कर रखा है, 10% उसमें घटा दिया है बस, ठीक है, समझ में आ गया। तो ब्रास का ही एक रूप होता है मुंज मेटल, येलो ब्रास बोलते हैं इसको, ठीक है, येलो ब्रास बोलते हैं, आपको चित्र दिख रहा होगा, ठीक है। तो पीतल ये हो गई Zn 70% और Zn होता है 30%। कांसा होता है, कॉपर होता है 88% और SN होता है, टिन होता है 12%, ठीक है। सोल्डर देखिए, सोल्डर में क्या होता है पीबी होता है, लेड होता है 68% और SN होता है, टिन होता है 32% होता है, ठीक है। रोल्ड गोल्ड में देखिए, रोल्ड गोल्ड में क्या है कॉपर 90% होता है, एल्यूमिनियम होता है 10%, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए ये चीज़ है। आगे देखते हैं, आगे देखिए विच मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीनिंग टूल बेड। कह रहा है कि मशीन औजार तल आधार के निर्माण के लिए सामर्थ्य किस धातु का प्रयोग किया जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सभी लोगों को बताना है कि जो आप क्या करते हो मशीनिंग औजार जब बनाते हो तो मशीन जो बनाई जाती मशीन जो होती है उसका जो बेड होता है, ठीक है, वो किस मटेरियल का बना होता है। माइल्ड स्टील का बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन या वाइट कास्ट आयरन या गैल्वेनाइज्ड आयरन। बताइए भाई सभी लोगों को आंसर बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सभी को, आपको देख जितने भी बेड होते हैं, जितने भी मशीन होती हैं उसके बेड जो होते हैं वो आपको मिलेंगे ग्रे कास्ट आयरन के, ठीक है, भूरा ढलवा लोहा की, ठीक है, याद रखना। ढलवा लोहा को हम रॉट आयरन भी बोलते हैं, रॉट आयरन, सॉरी रॉट आयरन पिटवा लोहा होता है वो तो, चलिए इसको कास्ट आयरन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 10, आंसर बताइए, सभी लोगों को करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। रॉ मटेरियल फॉर ऑल आयरन स्टील प्रोडक्ट इज, सभी लोगों के लोहे और इस्पात उत्पादों के लिए कच्ची सामग्री होती है। बताइए लोहे के लिए जो स्टील के लिए जो कच्ची सामग्री होगा मतलब रॉ मटेरियल होगा वो क्या होगा ये बताना। कास्ट आयरन होगा या फिर रॉट आयरन होगा, पिग आयरन होगा, फिर स्टील होगा, बताइए। तो हम जब बनाते हैं किसी भट्टी में जब ले जाते हैं आयरन, तो आयरन से पहले जो चीज़ आती है वो पिग आयरन होता है। क्या होता है भाई, पिग आयरन होता है, ध्यान रखना। पिग आयरन के बाद हमारा आयरन बनेगा, ठीक है, तभी लोहा बनेगा आगे। और पिग आयरन से पहले जो अयस्क होते हैं वो हेमेटाइट होता है। क्या होता है, हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट अयस्क होता है। क्या बोलते हैं अयस्क को हिंदी इंग्लिश में, याद नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए सभी लोग, बताइए, सबसे ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन है ये। सबसे कठोर पदार्थ जाना जाता है, इज द हार्डेस्ट नॉन मटेरियल, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा जाना जाता है। सीमेंटेड कार्बाइड, सिरेमिक, डायमंड, अलॉय स्टील, बताइए
क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 11 का? सभी लोगों को आंसर बताना है और शेयर कर देना सभी लोग। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायमंड। ठीक है, हीरा जो होता है सबसे कठोर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है। अब स्टील से ये आने लगे हैं क्वेश्चन, पहले नहीं आते थे, एसएससी जेई जब लेके आया तभी से आने लगे हैं। 18 बाई स्टील, 18 बाई 8 स्टील, स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से है। 18 बाई 8 स्टील कंटेंस क्या करता है, कंटेन क्या करता है? 18% वेनेडियम एंड 8% क्रोमियम, 18% क्रोमियम एंड 8% निकल, 18% टंगस्टन 8% निकल एंड 18% टंगस्टन एंड 8% क्रोमियम। बताइए तो 18 बाई जो 8 स्टील जो होती है वो होती है, उसमें क्या होता है भाई? उसमें देखो इसमें होता है 18% तो क्रोमियम होता है, ठीक है, और 8% होता है निकल। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखना 18% होता है क्रोमियम, 8% होता है निकल। तो यहाँ पे जितने भी पूछी गई हैं स्टील वो मैं आपको एक साथ करा दे रहा हूँ। ठीक है, और आ जाएगी तो आप कर सकते हो आराम से। देखो यहाँ पे सबसे पहले है मार्टेन स्टिक स्टेनलेस स्टील। ठीक है, कलर बदल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आपके लिए। देखो सबसे पहले मार्टेन स्टिक, कलर ही नहीं बदला, ठीक है चलो चेंज हो गया। मार्टेन स्टिक स्टेनलेस स्टील होता है वो, उसमें क्रोमियम होती है 11 से लेकर 14% तक और कार्बन होती है 0.12% कार्बन। ठीक है, इसका कंपोजिशन पूछता है वो हमेशा। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होती है, इसमें जो पूछता है क्रोमियम होता है 18% और 0.12% होती है कार्बन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद देखिए ऑस्टेनिक स्टेनलेस स्टील अभी जो आई थी, अब मैंने कराया था उसको 18 बाई 8 स्टील भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील होती है वो, और क्रोमियम होती है उसमें 18% और निकल होती है 8%। ठीक है, अब देख लीजिए, आज देख लो आप सभी लोग और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो काम आएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इनसे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर बताइए सभी लोग। एक गैस यूज्ड इन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस, बताइए। बताइए भाई, सभी लोगों को करेक्ट आंसर बताना है। क्या आंसर रहेगा इसका? इनर्ट गैस। ठीक है, अब इनर्ट गैस क्या होती है वो भी मैं बता दूंगा अभी। एक गैस यूज्ड इन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, वेल्डिंग प्रोसेस में जो आमतौर पर जो इस्तेमाल की जाती हैं गैस होती हैं, इनर्ट गैस, वो होती हैं हीलियम और आर्गन। हीलियम और आर्गन। अब देखो सुनो, देखो ध्यान से, आपके पास क्या है, कोई भी मटेरियल है। ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप वेल्डिंग कर रहे हो। ठीक है, वेल्डिंग कर रहे हो आप। तो वेल्डिंग में होता क्या है कि बाहर की जो ऑक्सीजन होती है, O2 होती है, हाइड्रोजन होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। ये गैस क्या करेंगी, इस पे इफेक्ट करेंगी। इस वेल्डिंग, आपने जो वेल्डिंग करी गई है, ये वाली वेल्डिंग जो करी गई, इस पे इफेक्ट करेंगी बहुत ज़्यादा। मतलब इसको ऑक्सीडाइज करेंगी, और ऑक्सीडाइज जो हो जाएंगी तो जो जॉइंट होगा वो वीक हो जाएगा। ठीक है, वीक मतलब कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, तो इसको बचाने के लिए, ठीक है, इस वेल्डिंग को बचाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, आर्गन या फिर हीलियम गैस यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखेंगे। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। सीम वेल्डिंग इज बेस्ट एडेप्टेड फॉर मेटल थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम। अब सीम वेल्डिंग क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सीम वेल्डिंग में जो किस मोटाई तक हम वेल्डिंग कर सकते हैं वो आपको बताना है। 0.25 से लेके 3 mm तक, 3 mm से 5 mm तक, 5 से 8 mm तक, 8 से 10 mm तक। बताइए इसका। देखो करेक्ट आंसर होगा 0.25 से लेकर 3 mm तक। ठीक है, सीम वेल्डिंग क्या होती है, दो रोलर होते हैं। ठीक है, इसको कंटिन्यूस वेल्डिंग भी बोलते हैं। सीम वेल्डिंग को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको कोई पतली प्लेट होगी इस तरीके से, इसमें अंदर ये रोलर पास करा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेल्डिंग होती जाएगी, दो पतली सी
परत होंगी दो, ठीक है, उसको ज़्यादा ज्वाइंट करना है तो 0.025 से लेकर 3 mm के बीच में इसकी मोटाई होनी चाहिए, तब आपको 2 रोलर से पास कराया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आंसर बताइए सभी लोग, क्या आंसर होगा। द टाइप ऑफ वेल्डिंग यूज फॉर कार बॉडीज इज, मतलब हम कार बॉडी के लिए अगर हम वेल्डिंग यूज करेंगे, कार है आपके पास, ठीक है, कार है भाई, कार तो बना नहीं पाऊंगा मैं, ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ये कार है चलो, ठीक है, ये यहाँ पे हमें वेल्डिंग करनी है इस जगह पे, तो कौन सी वेल्डिंग करेंगे बताइए। ठीक, कार बॉडी के लिए कौन सी वेल्डिंग करेंगे, रेजिस्टेंस वेल्डिंग करेंगे या फिर गैस वेल्डिंग करेंगे, आर्क वेल्डिंग करेंगे, या फिर नन ऑफ दीज, बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा गैस वेल्डिंग। और गैस वेल्डिंग में जो यूज़ होती हैं गैस हैं वो C2H2 होती है, ठीक है, एस को एसिटिलीन बोलते हैं, और होती है ऑक्सीजन O2 होती है, ठीक है। न्यूट्रल फ्लेम जो होती है उसका रेशियो जो होता है ऑक्सीजन और C2H2 का, वो 1:1 होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है बार बार, तो इसलिए मैंने बता दिया है। चलिए 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। विच प्रोसेस इज आल्सो नॉन एज लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, बताइए भाई, सभी लोगों को आंसर करेक्ट आंसर बताना है, और लाइक सभी लोगों को करना है। लाइक नहीं करते हो आप तो बहुत गुस्सा आता है कभी कभी मुझे, लाइक नहीं करते हो आप सभी लोग। मैं लेकिन गुस्से से कुछ होता नहीं है, ये तो मैं भी जानता हूँ, गुस्से को शांति रखना चाहिए। देखो तो विच प्रोसेस इज आल्सो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस क्या होता है, जैसे आपका कोई पैटर्न है, ठीक है, आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, तो उसमें क्या है कि ये जो पैटर्न है वो बार ख़त्म हो जाएगा ना, वैक्स का बना होगा, वैक्स मतलब मोम का बना होता है, किसका बना होता है, मोम का, ठीक है। तो पैटर्न मतलब बार बार ख़राब हो जाता है, इसको कौन सी मतलब कास्टिंग बोलेंगे इसको, ठीक है, ये आपको बताना है, कौन सी कास्टिंग बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बोलेंगे। और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होती है, उसमें कोई भी कोर यूज़ नहीं होती, ठीक है, नो कोर यूज़, ये भी क्वेश्चन आता है, नो कोर यूज़, याद रखना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जो होती है उसमें कोई भी कोर यूज़ नहीं होती है, और पाइप हॉलो जो पाइप होते हैं, हॉलो सेक्शन वाले पाइप, वो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बनाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। और बता दूं शेल मोल्ड कास्टिंग होती है, जो आभूषण होते हैं, ऑर्नामेंट होते हैं, वो इसमें बनाए जाते हैं शेल मोल्ड कास्टिंग में। तो आगे देखते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट आंसर बताना इसका, सभी लोग बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार IUCL में पूछा गया है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ चैम्पलेट, चैम्पलेट का क्या उद्देश्य है, बताइए। टू सपोर्ट द कोर, टू प्रोवाइड वेंटिंग, टू हेल्प इन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, टू कॉम्पेंसेट श्रिंकेज। एक चिल्स एंड पैडिंग वाला क्वेश्चन आता है, चिल्स एंड पैडिंग, उसका आंसर ये होता है डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, याद रखना। अब इसका आंसर क्या होगा, पर्पज ऑफ चैम्पलेट, चैम्पलेट का मतलब होता है टू सपोर्ट द कोर, मतलब कोर को सपोर्ट करने के लिए होता है। अब चैम्पलेट होते क्या है, मैं आपको चित्र में दिखा दे रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कोर, ठीक है, कोर क्या होती है, कोर जैसे आप ये सांचा है आपका, ठीक है, कोई भी सांचा है, अब जैसे मान लो ये है, ये पार्ट है आपके पास, और ये सॉलिड है, मैं इसको सॉलिड कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझना है इसको चीज़ों को अभी थोड़ा, ये क्या है आपका सॉलिड पार्ट है, और इस पार्ट को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस पार्ट को हॉलो बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, हॉलो बनाना चाह रहा हूँ। तो कोई भी एक ऐसी बॉडी जो इसको, मतलब बालू की एक बॉडी होगी, देखो कोर ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो ये कोर है, ये कोई ऐसी बॉडी जिसके अंदर रख दी जाएगी, ठीक है, हॉलो बनाने के लिए इसको, तो उसको कोर बोलेंगे, ठीक है। अब इस कोर को सपोर्ट करेगा कोई भी एक चीज़, ठीक है, तो ये चैम्पलेट, देखो ये लिखा है चैम्पलेट, तो चैम्पलेट देखो ये होते हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ चैम्पलेट लगा जाते हैं, ये देखो चैम्पलेट लगा हुआ है, ये चैम्पलेट लगा हुआ है, तो इस कोर को सपोर्ट करेंगे ये। तो चैम्पलेट का क्या वर्क होता है, कोर को सपोर्ट करने के लिए, मतलब टू टू सपोर्ट द कोर, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो ये जो देखो बॉडी कैसी, यहाँ पे देखो डॉट 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 दिखाई दे रहा है ना हल्का हल्का, इसको क्या मतलब है, इसका हम हॉलो बना रहे हैं, मतलब इसको एक, मतलब हॉलो हिंदी में बोलेंगे, वो इंग्लिश में बोलेंगे हॉलो, हिंदी में क्या बोलेंगे, कभी कभी हिंदी इंग्लिश तो दिक्कत हो जाती है। चलो
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। एक गेटिंग रेशियो इज ए बी सी, व्हाट इज द डज सिग्निफाइज। मतलब कह रहा है कोई गेटिंग रेशियो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लेवल थोड़ा ज़्यादा है इसका। गेटिंग रेशियो है, उसको ए बी सी में डिनोट कर रखा है इन्होंने, ठीक है, ए बी सी में डिनोट कर रखा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताओ भाई। देखो सॉरी देखो यहाँ पे क्या है, एक गेटिंग का अनुपात दे रखा है ए बी सी और ए का अनुपात पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं, ए बी और सी, अगर कभी गेट का जो गेटिंग होती है उसमें ये होता है आपका पैटर्न वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ए बी सी अगर कभी देना तो ए जो होता है वो स्प्रू होता है, ठीक है, स्प्रू एरिया होता है, एस पी आर ई डब्ल्यू, स्प्रू एरिया, ठीक है। बी होता है रनर, रनर एरिया, ठीक है। और सी जो होता है वो इनगेट एरिया होता है, इनगेट एरिया। ये तीनों के मतलब होते हैं। और गेटिंग वाले चैप्टर में आ जाए तो क्या पूछा है, ए का मतलब पूछा है, तो ए का मतलब आप क्या है, स्प्रू एरिया, ठीक है। तो सी आंसर इसका हो जाएगा स्प्रू एरिया, ठीक है, समझ में आ गया। वैसे तो चित्र से समझाना था मैं, लेकिन मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हर चित्र कहाँ से लेके आऊँ, बार बार चित्र लेके आऊँगा, बार बार फिगर लेके आऊँगा तो कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगा, फिर कोई वीडियो नहीं चलेगा, चैनल डिलीट कर देगा वो यूट्यूब मेरा, ठीक है। इसलिए फिगर तो बहुत मुश्किल हो जाता है लाना कभी कभार। तो चलिए आंसर बताइए। अभी बताया था ना ऑर्नामेंट आर कास्टेड। अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा होगा, एक और पहले वाला 17वां क्वेश्चन, तो आपको पता चल गया होगा ऑर्नामेंट होते हैं आभूषण किस वेल्डिंग से बना, सॉरी किस कास्टिंग से बनाए जाते हैं। कंटिन्यूस कास्टिंग या फिर स्लस कास्टिंग, डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए, सभी लोगों को आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, स्लस कास्टिंग, ठीक है, बताया था ना अभी। सांचा ढलस कास्टिंग होती है, उसको ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट होते हैं गहने, ठीक है, गहने जो बनाए जाते हैं स्लस कास्टिंग से बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। बताइए भाई, अपर मोल्डिंग फ्लास्क इज नेम्ड एज। अपर मोल्डिंग फ्लास्क जो होता है उसका नाम क्या होता है। देखो सांचा कभी ऐसे करके होगा पूरा, एक मिनट रुकना देख लूँ, हाँ चाहिए, ठीक है, एक ही चीज बता दूंगा। अपर वाला जो होता है उसको क्या बोलेंगे भाई, कोप बोलेंगे उसको, ठीक है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ड्रैग, और बीच वाले को क्या बोलते हैं, चीक। ये तीनों चीज पता होना चाहिए आपको। कोप होता है अपर पार्ट, ड्रैग होता है बॉटम पार्ट, मतलब ये पार्ट होते हैं उसके पैटर्न वाले, और चीक होता है मतलब मिड पार्ट होता है, ठीक है, मिड पार्ट चीक बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे देखो ये पैटर्न वाला आपका एक वो है, यहाँ पे देखिए फिगर है। यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी मोल्टन मेटल होता है पिघला धातु, इसमें से ऐसे जाएगा, ठीक है, इसको रनर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इसको गेट बोलेंगे, और इसके बाद ये इस तरीके से यहाँ पे जाएगा सांचे में, तो सांचा होता है पैटर्न, ठीक है। इसके बाद यहाँ निकलेगा ये, तो इसको हम राइजर बोलेंगे, ठीक है। राइजर में पता चल जाता है कि बाहर यहाँ तक भर गया है कि नहीं, ठीक है, इतनी चीज़। और ये जी इसको हॉलो बना रहा है तो इसको हम कोर बोलेंगे, ठीक है। ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पूरा, उसको हम कोप बोलेंगे। नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे ड्रैग, और बीच वाले हिस्से को इसको बोलेंगे चीक, ठीक है। बॉटम बोर्ड हो गया ये। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखो फाइनल एक क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो किस में पूछा गया है, यूपी आर्मिनल जेई में पूछा गया है, एसएससी जेई में 2014 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, द एंगल ऑफ विच स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड्स अपॉन। क्या बताना है भाई, एंगल जो होता है, एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ, मतलब वह कोण जिस पर औजार की सामर्थ्य निर्भर करती है। कौन सा होता है, रैक एंगल होता है, कटिंग एज एंगल होता है, क्लेंस एंगल होता है, या फिर लेप एंगल होता है। आंसर बताना है सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए, आगे इसका पार्ट नंबर मैं 13 बनाऊंगा,
ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं बनाता जाऊँगा, ठीक है। सभी लोगों को बस बताना है कि भाई वीडियो कैसा लगा। चैनल को करना जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको 10 के सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा टारगेट रखेंगे हम। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और 12 वीडियो बना दी हैं। देखो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लो पहले एक चीज़, ठीक है। पंप का मैंने वीडियो बनाया है, पंप का IOCL जूनियर इंजीनियर वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखो, आपको देखो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पंप का आपको वीडियो देखना है, कंप्रेसर भी मैंने बना दिया है, फ्लूइड के क्वेश्चन करा दिए हैं। ये तीनों वीडियो आपने देख लिए, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आप क्या बताऊँ, किसकी कसम तो नहीं खाऊंगा, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ दावे के साथ, अगर तीनों वीडियो आपने देख ली, पंप और ये इस तरीके से, ठीक है, पंप, कंप्रेसर और ये वाला फ्लूइड वाला, तो कम से कम आपके यहाँ से 20 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से आ जाएंगे, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। तो कैसे देखनी है प्लेलिस्ट? प्लेलिस्ट भी आपको मैं क्या बताऊँ, देखो प्लेलिस्ट देखो कैसे देखनी है। आपको मेरे चैनल में जाना है, ठीक है। चैनल में जाके आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाके नीचे देखना ऐसे करके IOCL जूनियर इंजीनियर ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है। वो आपको देखने है वीडियो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको देखना IOCL अप्रेंटिस करके वो डला होगा, 2 प्लेलिस्ट होंगी। वैसे तो उसमें 3 प्लेलिस्ट हैं, ठीक है। एक HPCL IOCL वाली, तो तीनों प्लेलिस्ट देखनी है आपको। मैं पक्का दावे के साथ बोल रहा हूँ, आप तीनों प्लेलिस्ट अगर अच्छे से देख ली ना और मैकेनिकल वालों ने, तो वहाँ पक्के चांसेस बन जाएंगे आपको रिफाइनरी में सिलेक्शन होने के, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मैं हर बार वीडियो प्रोवाइड करूँगा, मैं कितनी बार बताऊँ, आपको समझ में आती नहीं है। अब देखिए ना वहाँ पे अच्छी तरीके से सब मिलेगा आपको। अब बार बार वीडियो बनाना सही नहीं लगता, फ्लूइड का बार बार वीडियो बनाऊँ क्या मतलब है, ठीक है। तो वहाँ पे देखो मैंने अच्छे से करा रखा है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई सभी लोग। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आप वीडियो को कैसे भी सर्च कर सकते हो, आप MRK मैकेनिकल डाल सकते हो या फिर MRK स्टडी डाल सकते हो। IOCL बाई MRK स्टडी ऐसे डालोगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है। IOCL बाई MRK स्टडी ऐसे करके आप सर्च करोगे अगर चैनल पे जाके, तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। आप सर्च करना है एक बार। चलिए, तो कोई भी अगर आपको दिक्कत लग रही है तो बताना, और आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन मैं किसी चीज़ का आंसर दे नहीं पाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करता। बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास, तो बहुत मतलब अब 1-2 घंटे तो उसके लिए निकालो कमेंट के लिए। अब मैं 1 घंटे वो उसमें निकालूंगा तो आपके लिए वीडियो कैसे बनाऊँगा, ठीक है। तो जो मुझ पर बनता है मैं आपके लिए कर रहा हूँ। एडमिट कार्ड आ गया है पाइपलाइन का, IOCL रिफाइनरी का आने वाला है। तो मैं बस आपको 20 तक, 21 को एग्ज़ाम है ना, शायद आई थिंक मैं 19 तक वीडियो बनाऊंगा, और 20 को चाहो तो मैं थोड़ा कुछ बना दूंगा आपके लिए। मैं सोच रहा हूँ कि आप एक दिन सही से रिलैक्स करके जाएं बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।